तकरीबन 11-12 फीट गहरा एक गड्ढा है जिसमें सीढ़ी की मदद से एक बंदे नीचे जाते थे और रस्सी की मदद से ना गंदम भर के बाहर ले आते थे। ऊपर आए हैं वहाँ से भी ऊपर आए हैं जी। एक रास्ता वहाँ से है एक यहाँ से है, ठीक है जी। तो मेहमानाने गिरामी अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से नक्शा है, यहाँ से मैं आपको अंदर ले चलूँगा और वहाँ से ना ये वहाँ चलेंगे हम। वहाँ पे लोहे की जालियाँ लगी हैं, पहले नहीं थी, पहले मिट्टी की फर्श थी, उस मिट्टी को बाहर निकाला है ताकि दीवारों पे प्रेशर कम हो। कुछ लोगों ने ख्याल, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से आगे चलूँगा, आप मेरे साथ आएंगे, ठीक है जी। नीचे जा रही गोदाम आ जाओ। उसका इंजीनियर थे, किस तरह के इंजीनियर थे? लाहौर तो तारीखी इमारतों से भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसी है, लाहौर में बड़ी इमारत है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। देखें जी, ये इस किले का मुहाफिज खाना है जिसमें मुहाफिजीन होते थे और यहाँ पे हमने आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ मलबूसात रखी हैं। ये जो लिबास है ना, इनमें पहला जो शोकेस है ये रेशम के कपड़े का बना हुआ चोगा है जिसको कि मुखाब कहते हैं। पहले ज़माने में चाइना से ये कपड़ा आता था, रेशम का कपड़ा, सूती कपड़ा चाइना से आता था। यहाँ पे ये पैदावार नहीं थी, बल्कि हमारे आबा व अजदाद भेड़ बकरियाँ पालते थे। ये जो आगे 3 शोकेसेस हैं ना, उनमें वूलन ड्रेसेस हैं, ये भेड़ की ऊन से ये चोगे बनी है जी। अभी भी लोग, शौकीन लोग बनाते हैं, चोगे भी बनाते हैं, टोपियाँ भी बनाते हैं। नीचे आप बाज़ार में ख़रीद भी सकते हैं ये चीज़ें। ओह ठीक है, बाजी कुछ बोल रहे आप कहाँ से हैं भाई? इस्लामाबाद से। अच्छा, तो प्लीज़ वॉच योर हेड। देखिए जी, ये मजलिस शूरा का हुजरा है। पहले ज़माने में कोई ज़रूरी बात हो, कोई मसला हो, आपस में मुशावरत यहाँ होती थी और जो ख़जाना होता था ना, वो ज़मीन के अंदर इस तरह गड्ढे बना के ज़ेर ज़मीन दफन किया जाता था। वहाँ पे जो गड्ढे है ना, वो ख़जाने का एक खाली एम्प्टी वो पिट है। ये गड्ढा है, इस तरह ये तरीका ये था, ज़मीन के अंदर दफनाते थे कीमती चीज़ों को। अच्छा। और ये जो बर्तन है ना, ये कदीम ज़माने की आफ्ताबे कहते हैं। ये तांबे की बनती हैं या पीतल की, जिन पर चांदी का मुलम्मा होता है। ये भी सेंट्रल एशिया से लोग समरकंद, बुखारा से, काशगर से तिजारत के ज़रिए चीज़ें यहाँ ले आते थे। ठीक। आपको लेके मैं ले चलूँगा वहाँ शाही बावर्ची खाने में, ठीक है? शाही बावर्ची है ना, उधर से बाहर निकल आए फिर उधर से। अच्छा जी, देखिए ये किले का मरकजी बावर्ची खाना है। इसमें बात है, इसकी जो छत है ना, ये एक फ्लैट सीलिंग नहीं है, बल्कि इसमें लेयर्स बनी है। ये जो डिज़ाइन है रूस के इलाके जॉर्जिया में पाई जाती है, वहाँ पे 20 लेयर्स तक होती है। तो हो सकता है वहाँ से लोगों ने माइग्रेशन की है, माजी में चित्राल गिलगित तक आए हों। और इसकी दीवारों में कोई खिड़की नज़र नहीं आएगी आपको। जो भी रोशनी आ रही है ये स्काई लाइट से अंदर आ रहा है और धुएं का इखराज भी यहीं से होता है। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है, दरवाजे को बंद रखें, लकड़ियाँ जलाएं तो जल्दी गर्म होता है, और दोनों दरवाजे खोलें तो ये जल्दी ठंडा होता है गर्मियों में। फिर सर्दियों में गर्म, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा, सर्दियों में ठंडा, गर्मियों में गर्म, और सर्दियों में गर्म होता है। जी जी, बता रहे हैं। हांडियाँ हैं, ये हावन दस्ते हैं जी, जिनको खरल कहते हैं, बादाम अखरोट इस तरह की चीज़ें कूटने के लिए। ये लस्सी बनाने का सामान है, मदानी है, कद्दू के खोल हैं, बकरे की खाल का मशकीज़ा है, और ये जी सूप के चमचे हैं जिनके साथ आप सूप पीते हैं। अभी भी आप मिल सकते हैं बाज़ार में आपको। पीछे जी दीवार के साथ सफ़ेद जो खाल है ना, वो बकरे की खाल है जिसकी मदद से आग को दहकाया जाता है। इसको बेलो कहते हैं, फूंकनी है जैसे हमारी अभी। हाँ, लोहार जो है ना, इनको इस्तेमाल में लाते हैं। और आगे जी संदूक है दीवार के सामने जिसमें आटा रखा जाता था। वो लकड़ी के बर्तन हैं जिनमें लोग 3-4 बंदे एक बर्तन में साथ मिलके खाते थे।
اور ہمارے پیچھے جی دیوار کے اندر ایک سٹوریج بنی ہے. یہاں پہ ابھی جس طرح بھی سردی ہے پہلے اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی تو گوشت وغیرہ جو ہے نا سکھا کے وہاں پہ رکھتے تھے, سبزیاں بھی ڈرائی کر کے رکھی. اسٹور روم جی اسٹوریج ہوتی ہے. اور جو سیاہی لگی ہے اس کو دھواں لگا, اس کو ہم نے کوئی پینٹ نہیں کیا, کوئی کلر کا دھواں لگا جی صدیوں پہلے کا. یوز ہو رہا تھا. تو موسم کی خرابی میں اندر چلے جاتے تھے, گرمی ہو بارش ہو اسی صورت میں. یہ جو پہاڑ ہے نا آپ کے سراؤنڈنگ میں ہمارے چاروں طرف جو پہاڑوں کے رینج ہے یہ کراکرم ماؤنٹینز ہے, ہمالیاز نہیں ہے. یہ آپ کو ٹیکسی دکھا دیا مشہور پہاڑ راکا پوشی بڑے قسم کی پتہ ہے. یہ دیکھیے جی یہ گراؤنڈ ہے نا خالی, اسی زمانے میں گھوڑوں کے لیے پولو کھیلنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا اور اس کی لمبائی اس سے بھی تھوڑی زیادہ تھی. ابھی وہاں پہ کچھ تعمیرات ہوئی اس لیے گھٹ گئی. یہ جو چھوٹا گراؤنڈ ہو گیا جی یہ بھی سر ہو گیا, اس کی لمبائی میں تھوڑا کم ہے. پولو فیسٹیول تو ادھر نہیں ہوتا نا, وہ آج کل گھوڑے. اچھا جی دیکھیں چلیے جی اس میں پہلے آغا خان والے چیپٹر میں بات کرتے ہیں. پہلے بات کریں گے یہاں کے مقامی حکمرانوں کی. تو ان کی جو جینیالوجی ہے ان کا شجرہ یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو اصل یہ کوئی 900 ہمارا جو تاریخ کہہ رہا ہے کہ 900 سال کے قریب ایک ہی حکمران خاندان یہاں حکمرانی کی. تو ان میں سے جو تصاویر ملی ہیں یہ ہے جی, ہمیں پرانی زیادہ تو نہیں ہیں, 19 سینچری کی تصویریں ہیں. میر غزن خان کا دور 1863 to 1886 1863 سے 86 تک ان کا دور رہا. پھر ان کا بیٹا میر صفدر خان بنا, انہوں نے اپنے والد کو اقتدار کے خاطر اسسنیٹ کروایا تھا. پھر ان کو شکست ہو گئی, انگریزوں نے ان کو شکست دی تو یہ چائنا چلے گئے. اور ان کے چھوٹے بھائی میر نظیم خان کو حکمرانی ملی. ٹھیک ہے جی, تو یہ 1938 تک حکمرانی کرتے رہے. بڑا دھیان رکھتے ہیں چیزوں کا. فلیگ ان کا دور کا. ہاں ان کو دوبارہ ریپروڈیوس کیا بھی, پہلے جو تھے وہ تقریباً بوسیدہ ہو گئے ان کو دیکھ کے نا. اور یہ جی ان کا بیٹا میر غزن خان 1945 تک, ان کا بیٹا میر محمد جمال خان, انہوں نے سر آغا خان کے ایڈوائز پہ نا قائد اعظم کو لیٹر دے کے پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا تھا. جی انہوں نے الحاق اس نے کیا محمد جمال خان. یہ 47 میں نومبر 3 نومبر میں انہوں نے لیٹر دیا قائد اعظم کو. لیٹر کی کاپی میں آپ کو دکھا دوں گا آگے. اس طرح یہ پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا انہوں نے. اور یہ ان کے بڑے بیٹے میر غضنفر صاحب ہیں, MNA رہے ہیں, گورنر رہے ہیں. انہوں نے یہ قلعہ عوامی ٹرسٹ کے حوالے کی ہے ابھی. اور یہ ان کی مسز ہیں جی بیگم صاحبہ رانی صاحبہ, جو آل پاکستان ویمن ایسوسیشن میں پریزیڈنٹ رہی ہیں. اپوا میں گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی نمائندگی کرتی رہی ہیں. ان کا نام کیا تھا؟ نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی, یہی ہے. یہ رانی افونزا. اور یہ ان کے بیٹے ہیں جی سلیم صاحب ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, شاید یہ کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں. ابھی یہ ہیں تو یہ تینوں ہیں موجود. اچھا اسٹیٹ تو ختم ہو گیا نا ابھی, وہ پھر پاکستان پاکستانی. اوکے جی, یہ پھر فرینڈس کریم آغا خان کے وغیرہ ہیں. ان کی آبا دستاویز ہیں نا دیواروں پہ چائنا سے جو ہماری ٹریڈ رہی ہے ان کے ڈاکومنٹس ہیں جی. ٹھیک ہے. اور یہ لیٹر جس کا میں نے ذکر کیا سر آغا خان کے مشورے پہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا تھا, اس لیٹر کی کاپی یہ ہے, فورٹ اسٹیٹ ہے. لیٹر کی پکچر بنا لو. ٹھیک ہے جی. یہ کیا جگہ ہے جی یہ ونٹر بیڈ روم آگے لکھا ہے. یہ قرآن مجید ہیں جی, ہاتھ سے لکھی گئی ہیں. قرآن پاک کے قلمیں نسخے ہیں قدیم زمانے کی. اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. امیران حمزہ دوسری طرف سو جاتے تھے. بہت سمپل لائف تھی. ہندوستان پاکستان کے راجوں مہاراجوں نوابوں کی طرح اتنی بڑی پرتکلف زندگی نہیں تھی اس زمانے میں. آج کل ہو سکتا ہے لیکن پہلے نہیں تھی. میں پڑھ کے تو کام خراب. ہاں یہ جی ہمارا کیبن ہوتا تھا جس میں ڈرائی فروٹس رکھی جاتی تھی. بھائی جان جیسے پہلوانوں کے لیے قربانیاں بادام رکھتے تھے یہاں پہ تاکہ وہ جان بنا کے نا کشتی میں نام کمائیں. خاص کر پنجاب کی جو کشتی ہے یا کبڈی وہ بڑے غور سے دیکھتا بڑے. اچھا ہمارا اس وقت جو ہے نا ورلڈ میں جو
रेसलिंग में जीत के आया, नाम भट्ट पहलवान जो है, भट्ट पहलवान, वो गुजरांवाला से ना। हाँ, वो मैं आपको दस्तगीर था उसका नाम, जिसने वजन वो उठा के। हाँ वो नो दस्तगीर था, वो वेट लिफ्टर था ना, weightlifting। जो पहलवान था ना। असल में टर्पलिन बांधते हैं और ये देसी बंदूकें हैं कदीम ज़माने की, जिनको मैच लॉक्स के थी, रशिया से आती थी पहले। इनमें आग से गन पाउडर डाल के ना, गोली डाल के बत्ती से आग लगा के चलाते थे। तो ये रंगीन शीशे भी अंग्रेज़ दौर में लगी हैं। अच्छा और ये खूबसूरत सा कालीन जिसमें जो रंग इस्तेमाल, ये कलर्स, ये नेचुरल डाइज हैं, मसलन पत्तों से फूलों से बना के ना। एक खुतन वैली सिंकियांग चाइना में मशहूर है, जहाँ पे ये कालीनें बनती थी पहले। इसको बंद करना चाहिए। कलीन भाई को किले से बहुत मोहब्बत है। हाँ जी, वो चीज़ों को समेटते रहते हैं ना, जो उससे आइडिया था। आपका नाम सर क्या? अब्दुल मालिक साहब। आपका भाईजान क्या नाम? मलिक तौसीफ अहमद। मलिक तौसीफ रहमान। किस चैनल के साथ काम करते रहे? तौसीफ साहब, सर आने का शुक्रिया आपका। सर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। सच टीवी में काफ़ी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक तौसीफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी टॉक्स। और इस वक्त हम मौजूद हैं बलते फोर्ट पर, और मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, ये इनका नाम है मिर्ज़ा एजाज़ बेग, और इनको ये सारी हिस्ट्री जो है इधर किले के अंदर इन्होंने लिखी है। और मैं एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताऊं, ये जैसे आपको माशाल्लाह खुद प्यारे नज़र आ रहे हैं, ऐसे इन्होंने बड़े प्यार से चीज़ों को रखा है। वो कुछ चीज़ें हिली हुई थी और ये उनको बार बार हमारे सामने जो है बड़ी मेहनत से वो तस्वीरों को दुरुस्त कर रहे थे। वो आप कह लें कि जिस बंदे को ये इन्होंने पूरे तरीके से एक बच्चों की तरह ये चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इनसे पूछते हैं, ये कुछ चीज़ें बताते हैं, बाकी चीज़ें हम वॉइस के ज़रिए आपको करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री उन्होंने बताई है। हम नहीं चाहते कि आप तक कोई ऐसे तारीख की जो चीज़ें हैं वो उसको गड़मड़ करें। जी एजाज़ भाई, ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को ये तोप के बारे में और मोटी मोटी जो नॉलेज है वो हमें बताइएगा ज़रा। तौसीफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी आप कहने का शुक्रिया। देखें, आप इस वक्त वादी हुंज़ा में मौजूद हैं, और ये जो तोप है इसका नाम ज़िलज़िला बूस है। ये 1869-70 में मीर गज़न खान अव्वल यहाँ के हुक्मरान थे, और उनके साथ जो उनका वज़ीर था, वज़ीर असदुल्ला बेग, उन्होंने अपनी निगरानी में इस तोप को बनवाया था। इसको बनाने के लिए शुमाली अफ़गानिस्तान के इलाके बदख्शान से, वहाँ से तोप बनाने वाले उस्तादों को बुलवाया गया। उनका नाम उस्ताद दिगरीज़ और अदीना था। तो तमाम हुंज़ा वालों ने, गरीब अमीर, सब ने अपने घरेलू बर्तन तांबे के जो थे वो यहाँ जमा किए। उनको पिघला के ढाला गया 2 तोपों को। पहला जो तोप था वो टेस्ट फायर में टूट गया, लेकिन ये कामयाब रहा। और इसको जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पेशकदमी की दिसंबर 1891 में हुंज़ा नगर की तरफ, तो वहाँ पे दरिया हुंज़ा के उस तरफ जो किला थी मयून फोर्ट, वहाँ से इसको दागा गया था 2-3 मरतबा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और फिर अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्ज़ा जमाया तो ये तोप को उठा के गिलगित ले गए। वहाँ पे ये जंगी जुर्म के तौर पे मास ऑफ क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, उसको तस्वुर करके उन्होंने ये वहाँ रखा गिलगित में, पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के बाहर। लेकिन किले की बहाली के बाद 1999 में 1999 में हमने दरख्वास्त की, और मीर गज़नफ़र अली ख़ान साहब ने कश्मीर के जो वज़ारत अमूर कश्मीर के जो हमारे मिनिस्टर थे जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक साहब, उनसे इजाज़त लेके इस तोप को गिलगित लाया गया, गिलगित से हुंज़ा लाया गया, और यहाँ पे इस्तादा रखा गया है ताकि हमारे भाई, हमारे मेहमान, हमारे आबा व अजदाद की इस खूबसूरत यादगार को देखते रहें। तो ये किस्सा है जी। बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी तो व्यूवर्स, आपको हमारा जो हिस्टोरिकल व्लॉग जो है फोर्ट हुंज़ा पे जो कैसा लगा, आपने कमेंट्स में हमें बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएं ज़रूर, और ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसका नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।